हेलो गाइज, आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 11th का चैप्टर फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले जो लेक्चर 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज फंक्शंस, फंक्शन क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में और हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप वो लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने रिलेशंस में भी पढ़ा था कि डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई रिलेशन आर है ए से बी तक तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, ए जो कि ए का एलिमेंट है, जहाँ पे ए बी जो है ऑर्डर्ड पेयर वो आर का को बिलोंग कर रहा है, कुछ बी के लिए जो कि बी के एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी होगा उसमें जो ए होगा वही डोमेन ऑफ आर होगा। ठीक है, रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वही डोमेन ऑफ आर होगा, पहला कोऑर्डिनेट का सेट जो होगा, अगर आर रिलेशन है तो। ठीक है, और रेंज ऑफ आर क्या होगा, रेंज ऑफ आर बी बिलोंग्स टू बी, जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर है, फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए। तो जो रेंज ऑफ आर है वो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका जो बी कोऑर्डिनेट है, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन दी सेट ऑफ रिलेशन के जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके जो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सेट जो होगा वो रेंज ऑफ आर होगा। ठीक है, यही हमने बात किया था। तो डोमेन ए होगा और बी जो होगा वो रेंज होगा। इसका यही मतलब हुआ कि पहला कोऑर्डिनेट डोमेन होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट रेंज होगा। और को डोमेन जो होता है वो सेट बी होता है, अगर रिलेशन ए से बी तक है तो सेट बी जो होगा वो को डोमेन होगा। ठीक है, यही हमने बात किया था। तो फंक्शन में भी इसी तरीके से है, लेकिन चलिए हम फंक्शन को देखते हैं पहले उसका कैसे होगा। तो जैसे हम डोमेन ऑफ फंक्शन का बात करें, फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो हमने माना है लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ एक फंक्शन है ए से बी तक, और अगर एफ जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, जहाँ x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। f जो फंक्शन है उसके भी ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं सेट के, वो क्या दिए हैं, एक्स वाई, जहाँ x a का एलिमेंट है और y b का एलिमेंट है। तो हम जैसा जानते हैं कि जो डोमेन होता है किसी रिलेशन का वो क्या होता है, रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट का सेट। तो यहाँ भी डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ f। जितने f में एलिमेंट हैं यानी जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं f में उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होगा वही होगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x, जहाँ पे एक्स वाई जो है f को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये होगा डोमेन। और जैसा कि हम जानते हैं फंक्शन का डेफिनेशन से फंक्शन होता क्या है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b देन एवरी एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ b। तो जितने एलिमेंट ए के हैं वो रिलेट करते हैं यूनिक एलिमेंट बी से। इसका मतलब ए के जितने एलिमेंट हैं वो सारे, तो सारे एलिमेंट जो होंगे वो एक्स में आएंगे तभी वो फंक्शन होगा। इसका मतलब जितने ऑर्डर्ड पेयर हम लिखेंगे उसका जो जितना जो सेट है ऑर्डर्ड पेयर में जो सेट का जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट ए के। तो इसका मतलब क्या होगा, जो डोमेन होगा फंक्शन का वो सेट ए के इक्वल होगा, क्योंकि सेट ए से ही अगर फंक्शन बनेगा, सेट ए और बी को मिला के जब फंक्शन बनेगा तो जितने ऑर्डर्ड पेयर हम लिखेंगे उनके सारे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो सारे ए के एलिमेंट हैं और सारे एलिमेंट हैं ए के, मतलब ए के इक्वल होगा वो। लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं था, रिलेशन में कुछ एलिमेंट छूट भी जाता था तो वो सारे ए के एलिमेंट नहीं थे, ए के इक्वल नहीं थे, वो पूरे ए के इक्वल नहीं थे, वो ए के सबसेट थे। लेकिन यहाँ पे जो है डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो ए के इक्वल हो जाएगा, इसलिए यहाँ जो डोमेन ऑफ फंक्शन होता है वो सेट ए के इक्वल होता है अगर फंक्शन ए से बी तक है तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें रेंज ऑफ फंक्शन, उसी तरीका से अगर लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ फंक्शन है ए से बी तक, जहाँ पे एफ क्या है, एफ जो है वो एक्स वाई, जहाँ एक्स एक का एलिमेंट है और वाई बी का एलिमेंट है। तो जो रेंज ऑफ एफ होगा वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ। तो जो रेंज ऑफ एफ होगा वो सारे कंपोनेंट का मतलब जितने ऑर्डर्ड पेयर है उनका जो सेकेंड कंपोनेंट का सेट है वो होगा रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे रेंज ऑफ एफ,
y जहाँ पे एक्स वाई जो है बिलोंग्स टू f है, यानी सेकेंड कंपोनेंट जो ऑर्डर पेयर होगा फंक्शन में उसी का एलिमेंट। और ये रेंज होगा, मतलब ये पूरा b के इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि रेंज में कुछ भी मतलब थोड़ा कम ही होगा, पूरा b के इक्वल नहीं हो सकता है, हो भी सकता है लेकिन वो डिपेंड करता है, ठीक है। और जब b के इक्वल हो जाए तो उसको कोडोमेन कहते हैं। तो आगे अगर हम देखें कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, तो लेट f बी द फंक्शन फ्रॉम a टू b, f फंक्शन है a से b तक, देन सेट b इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो जो सेट b होगा वो कोडोमेन होगा फंक्शन का, ठीक है। और सही रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। हमने रिलेशन में भी ये बात किया था कि रेंज ऑफ रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, उसी तरह रेंज ऑफ फंक्शन भी सबसेट होगा कोडोमेन का, ठीक है। तो ये थे, अगर इससे रिलेटेड हम अगर एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ एग्जांपल है, यहाँ दो सेट ए और बी दिए हैं। ए क्या है 1 2 3 4 और बी है ए बी सी डी। और लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और एफ जो है एक फंक्शन है ए से बी तक, जहाँ एफ क्या दिया है 1a 2a 3a 4c, ये फंक्शन है। तो अगर हम देखिए ये अगर फंक्शन है तो ए के जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब ए के जितने एलिमेंट है 1 2 3 4 सबका एक इमेज होना चाहिए सेट बी में, ठीक है। तो सबका इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो अगर इसका मैपिंग देखें, ये वही पिक्टोरियल डायग्राम को ही मैपिंग अगर कहें तो इसका देखें तो 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है ए, 3 का इमेज है ए और 4 का इमेज है सी। इसके चारों के इमेज हैं और एक ही इमेज है सेट बी में, इसका मतलब ये फंक्शन तो है। तो अगर ये फंक्शन है तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, ए सेट ए, यानी 1 2 3 4, तो सेट ए के इक्वल हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ। उसी तरह अगर हम देखें तो इमेज कौन कौन से इमेज आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स बी के हैं जो फंक्शन में है, तो वही उसके रेंज हो जाएगा। तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा ए और सी, क्योंकि सिर्फ ए और सी के साथ रिलेट कर रहा है सेट ए, तो इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन हो गया ए सी, ए और सी का सेट, ठीक है। और कोडोमेन क्या होगा, सेट बी हो जाएगा कोडोमेन, क्योंकि फंक्शन ए से बी तक है, तो कोडोमेन क्या हो गया सेट बी, यानी ए बी सी डी। तो यही हुआ डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये जो हम बात किए हैं ये सेट्स के बेस, मतलब सेट जो हम बनाते हैं उसके अनुसार हम बात किए हैं कि रेंज और डोमेन क्या होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले उससे पहले हम बात कर लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सेट क्या होता है, आर जिसको हम कहते हैं। आर अब से हम रिलेशन पे नहीं, आर हम रियल नंबर बताएंगे, तो वहाँ मेंशन रहेगा। जैसे आर ऐसे ही लिखा हुआ है तो रियल नंबर हम समझेंगे, और अगर रिलेशन रहा तो वो मेंशन रहेगा कि आर रिलेशन है, ठीक है। तो आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। तो जो द रियल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, रियल नंबर जो होता है उसमें सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, नेचुरल नंबर या कहें काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स या फिर इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स सब उसमें आ जाते हैं। अगर आप नेचुरल नंबर बात करें तो काउंटिंग नंबर्स क्या क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनाइट तक। दूसरा होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 जितने काउंटिंग नंबर और भी आ गए सब आ जाते हैं होल नंबर में। इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से -1 फिर 0 फिर 1 से इन्फिनिटी, ये होते हैं इंटीजर्स 1 2 3 4 या फिर -1 2 3 4 सारे इंटीजर्स ये आ गए। रैशनल नंबर हो जाते हैं फ्रैक्शंस जितने हो गए, टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गए, डेसिमल्स हो गए, रिपीटेटिंग टर्मिनेटिंग, ये सब रैशनल नंबर में आ गए। और इरेशनल नंबर √3 √5 √7 ये सब इरेशनल नंबर में आ गए। तो ये सब सारे नंबर्स का जो एक सेट बनता है उसको हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं, मतलब सारे जितने नंबर्स हैं रियल वो रियल नंबर होंगे, ठीक है। इसलिए हम कहें जो आर होता है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है। और अगर हम यहाँ देखें, यहाँ जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी पैरेंथेसिस में है। हमने ऑर्डर्ड पेयर में क्या बात किया है कि ऑर्डर्ड पेयर पैरेंथेसिस में होता है, जिसमें पहला कंपोनेंट सेट ए का होता है और दूसरा कंपोनेंट सेट बी का होता है। लेकिन यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है या यहाँ पे इंटरवल का बात बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर जो है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गया है। और ये सब इंटरवल के बारे में हमने फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स का एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो लेक्चर भी देख लीजिए। तो ये जो इंटरवल है ये बता रहा है कि जो रियल नंबर है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रहता है,
ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी इधर, इधर इन्फिनिटी, बीच में सारे नंबर्स माइनस नेगेटिव नंबर्स, फिर जीरो से फिर 1 2 3 4 सब नंबर्स आ जाते हैं। उनके बीच में जितने फ्रैक्शन हुए, जितने डेसिमल्स हुए, जितने इरेशनल नंबर हुए, जितने होल नंबर हुए, सब इसमें आ जाएंगे। तो ये होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। आगे हम जितने भी बात करेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर पे बात करेंगे, ठीक है, या फिर इसके सबसेट पे बात करेंगे। उसमें कुछ ऐसा गिवन नहीं रहेगा कि ये फंक्शन का डोमेन या रेंज दिया है, उसमें सब इसके सबसेट होंगे। रहेंगे तो हम मेंशन कर दिए जाएंगे कि ये सेट के अंदर ही होगा सिर्फ, लेकिन ज़्यादातर इनके सबसेट ही होंगे। तो और एक नोट है, अ फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज जो है वो सबसेट होगा रियल नंबर्स का, तो उसको हम रियल फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो हम जितने भी आगे बात, जितने डोमेन रेंज निकालना अभी डिस्कस कर रहेंगे, सब में रियल फंक्शन का ही बात होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम रियल फंक्शन का एक डोमेन एंड रेंज का डेफिनेशन समझ ले क्या होगा। तो अगर इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर फंक्शन डिफाइंड है y इज इक्वल टू एफ एक्स से, इसका मतलब क्या हुआ, y जो है इमेज है x का। जैसे सेट में हमने बताया था AB सेट है, तो जितने इमेज होंगे वो y होंगे और x जो है प्री इमेज हो जाएंगे। लेकिन हम फंक्शन को भी इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें कोई भी फंक्शन आ जाएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सब हम आगे डिस्कस करेंगे, अब फिक्र ना करें। तो y इक्वल टू एफ एक्स जो है एक फंक्शन हो गया। तो ये जो फंक्शन है, तो इसका जो पहला पॉइंट है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू एफ एक्स इज रियल इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे जो सेट ऑफ सारे वैल्यूज x का जो सेट होगा, मतलब जितने x के वैल्यूज होंगे उनके जो सेट होंगे, जो जिसके चलते y जो है वो रियल हो, उसी को हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहेंगे। मतलब अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कुछ दिया है, तो x का हमें वो वैल्यू बताना है जो कि जिसके चलते y रियल हो, y हमेशा अनडिफाइंड या इमेजिनरी ना हो। तो उस समय हम क्या कहेंगे कि वो जो x है वो डोमेन है फंक्शन का, ठीक है। मतलब सारे वैल्यू जो होंगे x के वो डोमेन में आएंगे। इसमें ऐसा नहीं हम कहेंगे कि डोमेन में है तो पूरे नंबर आ गए रियल नंबर्स के, वो नहीं, रियल नंबर के का सबसेट्स होगा यहाँ पे, ठीक है। और वो रियल रखना चाहिए y को भी, यानी y इक्वल टू एफ एक्स भी रियल होने चाहिए, ठीक है। तो यही हो जाएगा डोमेन। और रेंज द सेट ऑफ ऑल वैल्यू, द सेट ऑफ वैल्यूज डेट y टेक्स, और जितने वैल्यूज y को मिलेंगे, मतलब डोमेन को पुट करके, मतलब जितने डोमेन हैं उनके चलते जितने वैल्यूज हमें y के मिलेंगे वो रेंज ऑफ फंक्शन होंगे, ठीक है। को डोमेन का यहाँ उतना बात नहीं होता, रेंज और डोमेन का ही सिर्फ बात होता है। तो रेंज वही हो गया कि जितने x के वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ एफ एक्स अगर कोई फंक्शन दिया है तो x का जितना वैल्यूज हो जिसके चलते y रियल आए, तो वो डोमेन हो जाएगा जिसके चलते y रियल आए। और हम वही जितने वैल्यूज x के हैं उनके चलते अगर पुट करके हमें y के जितने वैल्यूज मिले उनका सेट जो होगा वो रेंज ऑफ फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये होता है रेंज एंड डोमेन, ठीक है। तो अगर हम एक जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पे दिया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो हम इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x लिख दिए, ठीक है। तो y अगर एफ एक्स है 1/x के इक्वल, तो इसमें हमें डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। तो मैंने क्या बताया, डोमेन ऑफ फंक्शन कैसे निकलेगा, x के वो वैल्यू जिसके चलते y रियल हो तो वो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, ठीक है। और वो सारे वैल्यूज क्या होंगे, रियल नंबर्स के सबसेट होंगे, या फिर रियल नंबर ही सब हम कह लें रियल नंबर में, लेकिन कुछ हम नंबर वो हटा देंगे जिसके चलते y रियल नहीं आ रहा है या फिर अनडिफाइंड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो अगर जब हमें x 0 मिलता है, इफ x इज इक्वल टू 0, जब हमें x 0 मिलता है तो क्या होगा, तब y जो है वो 1/0 हो जाएगा। इसका मतलब देन y इज इक्वल टू 1/0 यानी अनडिफाइंड। x हम 0 पुट करेंगे तो y 1/0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड है, ऐसा हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 0 है वो डोमेन में नहीं होगा, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 0 है,
ठीक है। क्यों ऐसा, x नॉट इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि y अनडिफाइंड हो जा रहा है 0 पे, लेकिन हमें रियल चाहिए, इसलिए x 0 नहीं होगा डोमेन में। ठीक है, तो अगर x 0 नहीं हुआ डोमेन में तो सारा जो वैल्यूज है x सिर्फ 0 के चलते, x 0 के चलते ही y अनडिफाइंड हो रहा है और कोई नंबर के चलते नहीं। इसका मतलब x जो है वो पूरा रियल नंबर आएगा जिसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, तो x हम पूरा रियल नंबर का देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो डोमेन ऑफ f है यानी डोमेन ऑफ फंक्शन वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस 0। ठीक है, तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन हुआ r माइनस 0, मतलब r जैसे ये रियल नंबर का सेट है और माइनस 0 यानी 0 जो एलिमेंट है हम वो हटा दिए इस सेट से, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो इसका मतलब यही हो गया कि जो पूरा जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो क्या होगा, r में से हम 0 हटा दिए, वही हुआ, यानी सारे रियल नंबर जिसमें 0 नहीं हो बस। ठीक है, तो यही हुआ डोमेन ऑफ फंक्शन। या तो ऐसे हम लिखें इसको दूसरे तरीके से, और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ऐसा हमने इनइक्वालिटी में बताया है कि जैसे r होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अगर उसमें से हम बीच में कोई नंबर नहीं रखें तो ये जो ओपन इंटरवल में हम लिखे हैं, इन्फिनिटी में तो ओपन इंटरवल ही होगा, लेकिन यहाँ 0 में भी ओपन इंटरवल हो गया, इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक गया जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, और फिर 0 से इन्फिनिटी तक गया, यहाँ 0 इंक्लूड नहीं हुआ, यानी 0 कंप्लीटली हट गया रियल नंबर के सेट से। तो यही हो जाएगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, r माइनस 0, या फिर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही ये डोमेन निकला। और अगर हमें यहाँ रेंज भी पूछा होता तो हम क्या करते, तो अगर हम ये सारे वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं तो वो रेंज निकल जाते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y का वैल्यू हमें मिल जाता। तो कैसे मिलता, जैसे हम सारे रियल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर ही मिलेंगे एक्सेप्ट 0, अगर 0 पुट करेंगे तो रियल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब डोमेन तो ये हो गया, लेकिन रेंज जो इसका हो जाएगा वो रियल नंबर ही होगा, इसलिए यहाँ कहेंगे कि y बिलोंग्स टू r, तो रेंज जो होगा वो इसका रियल नंबर होगा इस सेट का, इस फंक्शन का। ठीक है, तो ये फंक्शन का डोमेन हमें पता चल गया और रेंज भी पता चल गया कि रेंज जो होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी हम ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देख ले रहे हैं, ये एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आगे हम सब फंक्शन जितने तरीके हैं उस सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल को अलग, मॉड्यूलस को अलग, लेकिन ये सब हम कुछ बता दे रहे हैं कि कैसे हमें आइडिया हो कि डोमेन और रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखें डोमेन एंड रेंज ये फंक्शन का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लिख दिए, यही फंक्शन है, हमें इसका x का वैल्यूज बताना है जिसके चलते y रियल होना चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ x स्क्वायर है तो हम रियल नंबर के यहाँ सारे वैल्यू पुट कर सकते हैं x में, जिसके चलते y जो है वो रियल होगा। यहाँ वैसा नहीं है, जैसे वहाँ डिनोमिनेटर में 1/0 हो रहा था, इसका मतलब वो अनडिफाइंड हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है सीधा नंबर का। यहाँ कोई भी नंबर का स्क्वायर हम करेंगे वो रियल ही आएगा, रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ हमें कोई डाउट नहीं होगा कि ये फंक्शन का डोमेन रियल नंबर में से कुछ एलिमेंट हम हटा दें उसमें। ठीक है, तो यहाँ हम सारे रियल नंबर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे जो होगा हियर x कैन टेक एनी वैल्यू इन r, तो यहाँ जो होगा x कोई भी वैल्यू लेगा r में, r यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, तो x जो हुआ r के इक्वल, मतलब जितने रियल नंबर्स होंगे वो x में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जितने रियल नंबर x में आएंगे यही डोमेन होगा, तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, r के इक्वल, यानी डोमेन ऑफ f इज x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अगर हम देखें रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे जाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसको और तरीके से क्या लिखेंगे, और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये x हुआ यानी डोमेन हुआ इस फंक्शन का। उसके बाद हमें रेंज निकालना है, तो हम रेंज के लिए क्या करेंगे, अगर हम
सारे रियल नंबर्स को यहाँ पुट करें एक्स स्क्वायर की जगह यानी एक्स की जगह पे, तो एक्स के अगर हम सारे वैल्यू पुट करते हैं तो जितने नेगेटिव नंबर्स हैं उनका स्क्वायर भी जब होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। कोई नंबर का अगर स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसके जितने नेगेटिव नंबर्स हैं उसके भी स्क्वायर पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव नंबर के तो होंगे ही पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो y का वैल्यू है वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, जीरो होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जीरो भी आएगा रियल नंबर में उसका स्क्वायर जीरो होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर सबके स्क्वायर्स पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब y कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अगर y कभी नेगेटिव नहीं होगा तो नेगेटिव नहीं होगा तो y क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा। तो इसलिए यहाँ रेंज क्या हो जाएगा, जीरो या जीरो से बड़ा, यानी रेंज ऑफ फंक्शन इज y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये रेंज हो गया, y जो है वो जीरो से बड़ा हुआ, ये रेंज हुआ। अगर जीरो से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, जीरो इंक्लूड भी है तो क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, तो हम कैसे लिखेंगे, सो y बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल में है जीरो क्योंकि जीरो यहाँ इंक्लूड है। ठीक है, तो जीरो इंक्लूड है यानी जो y है वो 0 1 2 3 4 अप टू मतलब सब जितने रियल नंबर आएंगे जीरो से इन्फिनिटी तक, फ्रैक्शन जितने भी रेशनल इरेशनल सब हो जाएंगे y के। ठीक है, तो ये हो गया रेंज इस फंक्शन का। तो डोमेन हमें पता चल गया और रेंज हमें पता चल गया। इसी तरीके से हम रेंज को निकालते हैं, देख लेते हैं उसमें कि कैसे कौन कौन सा वैल्यूज हो सकता है y में, वही रेंज होता है। ठीक है, आगे कुछ मेथड है जो कि लगते हैं तो रेंज उससे भी पता चल जाता है। तो वो जो मेथड्स हैं वो पहला है रिप्रेजेंटिंग x इन टर्म्स ऑफ y। हम क्या करेंगे, जैसे y कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हम ट्राई टू एक्सप्रेस x इक्वल टू जी वाई। तो हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, देन डोमेन ऑफ जी वाई रिप्रेजेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो जो डोमेन ऑफ जी वाई आएगा तो एक जी वाई फंक्शन बन जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू जी वाई एक फंक्शन बन गया, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x, तो ऐसे ही x इक्वल टू जी वाई भी एक फंक्शन है, या g भी एक फंक्शन है। तो जो डोमेन ऑफ जी वाई होगा वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो कि रेंज हो सकता है एफ एक्स का। और अगर ये देखें तो ये रेंज अगर होगा तो हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि ये रेंज है। अगर कुछ और वैल्यूज है जिसके चलते ये कुछ डोमेन का एलिमेंट नहीं आ रहा है तो उसके चलते उसको हम हटा देंगे उससे, क्योंकि इसमें सारा नहीं हो पाएगा। हम एग्जाम्पल से आगे देख लेंगे कि क्या हट जाता है क्या नहीं हटता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इस तरीके से हम एक तरीका निकाल सकते हैं रेंज का। एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, फंक्शन का हम ग्राफ बना देंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स का हम ग्राफ बना देंगे। आगे हम सब ग्राफ डिस्कस करेंगे, तो ये अभी नहीं, अभी तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे ऊपर वाले के। तो जब हम ग्राफ सबका बनाएंगे फंक्शन का, तो जो सेट ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो जो ग्राफ बनेगा एक्स वाई एक्सिस में, तो जो y एक्सिस में जितने आएंगे y कोऑर्डिनेट्स ग्राफ में, मतलब जो भी कोई कर्व ग्राफ में बने, जैसे ये ग्राफ है यहाँ पे कोई कर्व है, तो इसके जितने y कोऑर्डिनेट्स है वो उनके सेट जो होंगे वो रेंज होंगे। ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको देखना है, तो वही रेंज हो जाएंगे इस फंक्शन के। ठीक है, और एक तीसरा मेथड है बाय यूजिंग dy बाई डी एक्स। ये जो है डेरिवेटिव मेथड है, तो ये अभी हम नहीं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैक्सिमा मिनिमा भी जानना जरूरी होता है, तो इसलिए हम ये डेरिवेटिव का अभी नहीं बात करेंगे। अभी बस हम ये बात करेंगे और ग्राफ्स वाला नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और तो उससे पहले, एग्जांपल से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट है, क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अगर हम लिखते हैं ना तो उसका वैल्यू होता है मॉड एक्स। ठीक है, ये मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स क्या बोला है, एक मॉड एक्स जो है एक मॉड्यूलस फंक्शन होता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस का, और भी अगर देखेंगे ना एक्सपोनेंशियल, उसमें मॉड्यूलस फंक्शन भी एक आएगा। तो इसका मतलब जो होता है मॉड्यूलस फंक्शन जो एक्स होता है उसका मतलब होता है प्लस एक्स और माइनस एक्स। और प्लस एक्स तब होता है जब एक्स जीरो से बड़ा हो, और माइनस एक्स तब होता है जब एक्स जीरो से छोटा हो। मतलब मेन एक मॉड्यूलस का मतलब हुआ कि वो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही सिर्फ देता है। ठीक है, तो जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो मॉड एक्स के इक्वल होगा, इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा हमेशा। ठीक है, तो अगर देखिए अगर एक्स यहाँ नेगेटिव होता है
तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स, अगर एक्स का वैल्यू -2 है तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब हमेशा मॉड्यूलस पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो इसलिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर जो है वो मॉड एक्स के इक्वल, यानी एक्स स्क्वायर जो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब किसी का रूट पॉजिटिव देगा हमेशा। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहे होंगे कुछ, हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे अंडर रूट 2 स्क्वायर है, तो अंडर रूट अगर 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका वैल्यू होगा मॉड 2, यानी मॉड 2 जो होगा यहाँ पे 2 पॉजिटिव है इसलिए 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल अंडर रूट 7 स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट 7 स्क्वायर है, वो जो होगा वो मॉड 7 के इक्वल होगा, मॉड 7। तो मॉड 7 यहाँ 7 पॉजिटिव है इसलिए ये 7 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 2 और 7 पॉजिटिव है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अंडर रूट -4 स्क्वायर। तो हम अगर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के इक्वल है तो अंडर रूट -4 स्क्वायर किसके होगा, मॉड ऑफ -4 के इक्वल, ऐसा होगा। तो मैंने क्या कहा, अगर x नेगेटिव है व्हेन x लेस देन 0 तो जो मॉड x होगा वो -x के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो है x -4 के इक्वल है तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, -4, इसका मतलब 4 के इक्वल। तो आया ना पॉजिटिव, तो इसलिए जो किसी का भी रूट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम प्लस माइनस भी लिखते हैं कहीं, तो देखते हैं आगे, देखिए कैसे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ हम बताते हैं कि x जो है वो +-2 के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा हम सीधे लिखेंगे कि x यहाँ पे +-2 के इक्वल होगा। यहाँ पे रीजन ये बताता है कि x का वैल्यू -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, जिसके स्क्वायर करने से 4 आते हैं। ठीक है, ये नहीं बता रहा है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी रूट ऑफ 4 +-2 होता है, ऐसा नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ ध्यान रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर 4 के इक्वल है तो हम यहाँ क्या करेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे, मतलब अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो अगर रूट लेंगे तो यहाँ पे मॉड एक्स आएगा और इधर 2 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 के इक्वल। ठीक है, ये आया। तो जब ये आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो यहाँ पे हम दोनों साइड अगर रूट लेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर भी रूट लिए इधर भी रूट लिए, तो यहाँ हो जाएगा मॉड एक्स और यहाँ पे मॉड 2 यानी 2 के इक्वल। तो ऐसा जब होगा तब हम कहेंगे कि अगर मॉड एक्स 2 के इक्वल है, मॉड एक्स अगर 2 के इक्वल है तो जो x होगा वो +2 होगा या फिर x जो होगा वो -2 होगा। ठीक है, तो मॉड x अगर 2 है, आगे हम मॉड्यूलस फंक्शन में देखेंगे ये कैसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x 2 के इक्वल है तो x +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तभी ना उसका मॉड करने से हमें 2 मिला। ठीक है, तो ऐसे हमें x की वैल्यूज मिलती है यहाँ से +-2। लेकिन अगर आगे फंक्शन में कुछ भी अगर पॉजिटिव नंबर का रूट दिया है तो हम उसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ही लिखेंगे, यानी पॉजिटिव में ही लिखेंगे। अगर x यहाँ पॉजिटिव है तो यानी रूट अगर 9 है तो हम उसे 3 लिखेंगे, ना कि -3 या फिर +-3। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे पूछा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √x। एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू √x, उसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू √x ले लेंगे, y इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू √x, ये हम ले लिए। तो अगर हम बात करें रूट का, तो अंडर रूट में कोई भी चीज अगर नेगेटिव होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का रूट कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब किसी का स्क्वायर ही कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये सिर्फ इमेजिनरी में होता है, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे अगर देखें तो रियल नंबर में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव नंबर का जो रूट है वो निकले, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो होगा वो लेस देन 0 कभी नहीं होगा, यानी x 0 से छोटा या नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ x इज नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है तो हमें y इज नॉट डिफाइंड, अगर x नेगेटिव होगा तो y डिफाइंड ही नहीं होगा। इसका मतलब नेगेटिव नंबर इस डोमेन में नहीं आएंगे, x के नेगेटिव वैल्यूज इसके डोमेन में नहीं होंगे। तो हम क्या लिखें, सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो x 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अगर 0 से बड़ा है और इक्वल भी है 0 से, तो 0 इंक्लूड हो जाएगा, यानी ये क्लोज्ड इंटरवल और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी इसका डोमेन होगा। ठीक है, अब हमें रेंज भी निकालना है, तो रेंज कैसे निकालेंगे? तो जैसे देखिए, जैसे डोमेन ऑफ फंक्शन तो हमें पता चल गया, वो 0 से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, या फिर पॉजिटिव नंबर्स होंगे सारे, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा x। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए जो x है उसको y के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर जो होगा वो x के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, gy इज इक्वल टू x, जो कि किसके इक्वल होगा, y स्क्वायर के इक्वल। तो gy इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y स्क्वायर हम इसके टर्म में लिख दिए। तो अगर कोई फंक्शन gy है जिसका वैल्यू y स्क्वायर है, तो उसका डोमेन क्या हम निकाल सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं। तो अगर यहाँ देखें y स्क्वायर है, तो यहाँ कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि y जो है यहाँ बिलोंग्स टू r होगा, या फिर y जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, यानी सारे रियल नंबर। लेकिन ये हम इस तरीके से कहें, लेकिन इसको हम रेंज नहीं कहेंगे। हम पहले एक चीज और चेक करेंगे, क्या, जैसे कि यहाँ, लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट एक्स है, y जो है रूट एक्स से इक्वल है, और x जो है वो 0 से बड़ा है, यही हम निकाले हैं। तो हमने पहले क्या बात किया इंपॉर्टेंट नोट में, कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर का रूट है, अगर x 0 से बड़ा है, यानी मतलब अगर रूट किसी का क्या आता है, मॉड x के इक्वल, और मॉड x का वैल्यू जो होता है अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव होगा। मतलब ये पूरा पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि x में जितने नंबर आएंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो पॉजिटिव नंबर का रूट भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब जो है y भी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें निकला y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ही। तो हमें यहाँ दो केस मिले, y जो है एक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी गया, और y जो है एक 0 से बड़ा गया है। तो ऐसा नहीं कि हम दोनों को लिख देंगे तो ऊपर वाला लिख देंगे, ऐसे नहीं। हमें इन दोनों का कॉमन देखना होगा कि जो दोनों में है वो क्या है, y का वैल्यू जो दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या आ रहे हैं कि y जो है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 और बाकी उससे पॉजिटिव नंबर्स वो इस रियल नंबर में आ जाते हैं। तो नेगेटिव इसमें सारे हट जाएंगे, नेगेटिव यहाँ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं y, तो जो अपना जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया है अगर वो नेगेटिव हो जाता है, तो रूट एक्स किसी का नेगेटिव कैसे होगा जब x बड़ा होगा, तो मतलब रूट एक्स जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हमने पहले बात किया कि रूट एक्स कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, वो पॉजिटिव ही देता है। तो इसलिए y जो है वो 0 से बड़ा ही होगा। ठीक, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि रेंज ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर कह ले y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये रेंज ऑफ फंक्शन है और ये डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, तो हम निकाल लिए डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन। उसके बाद हम बात करें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हमें एफ एक्स इज इक्वल टू जो दिया है वो अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है इस फंक्शन का। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है रूट वाला ही, तो इसमें भी हमें जो रूट के अंदर है वो पॉजिटिव करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे हम लिख लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक, क्यों, अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये y डिफाइन हमें मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम क्या, अगर ऐसा हुआ तो हम इसी को एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 0। हमने इनइक्वालिटी में बात किया है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, जिसमें हमने
अगर -1 से हम इनइक्वालिटी में दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर - 9 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हुआ। तो इसी को अगर हम देखें तो x स्क्वायर - 9 क्या है, x स्क्वायर - 3 स्क्वायर यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या हुआ यहाँ, x - 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने इसे सॉल्व करने का किस तरीके से हमने सॉल्व करने का बताया था। क्या करेंगे, सबसे पहले सबको हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x जो होगा एक -3 होगा और x जो होगा वो +3 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके हम वैल्यू निकालेंगे कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं। एक नंबर लाइन, एक लाइन बना लिया, उसके दोनों साइड -∞ और +∞ होगा। ठीक है, और उसके बीच में जो ये दोनों -3 और +3 वो रखेंगे साइन के अकॉर्डिंग। तो इधर जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगा और इधर पॉजिटिव, अगर बीच में 0 होता है तो। इन यहाँ 0 तो नहीं है लेकिन नहीं लिखेंगे, तो पहले हम -3 लिखेंगे फिर +3 लिखेंगे। तो लिख दिए -3 +3। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम देखें -3 जो है वो भी एक टाइम है और +3 भी जो है एक ही बार है, यानी ऑड टाइम है दोनों। तो यहाँ भी ये भी ऑड टाइम है और ये भी ऑड टाइम है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम ये 3 से बड़ा एक नंबर लेंगे, 3 से बड़ा एक नंबर लेंगे, उसको यहाँ पे हम पुट करेंगे इसमें। तो जब 3 से हम बड़ा नंबर पुट किए तो यहाँ पे हम अगर पुट किए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा 4 लेंगे तो 4 - 3 इंटू 4 + 3, यहाँ 7 आ रहा है जो कि 0 से बड़ा है, यानी जो 7 है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इसमें पुट करने से तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये 3 के राइट साइड में हम लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, 3 के राइट साइड में हम लिखेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिखें। और ये दोनों जो है ऑड टाइम्स है तो अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, ऑड टाइम है तो दोनों ही ऑड टाइम है, मतलब ऑड के दोनों साइड साइन अपोजिट होता है, इवन के दोनों साइड साइन सेम होता है लेकिन ऑड के दोनों साइड साइन अपोजिट होता है। और हम इवन ऑड ये 3 को देख के नहीं बता रहे, ये 3 कितनी बार आया है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, इवन ऑड। तो क्या करेंगे, तो इसके इधर जो होगा वो बीच में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, नेगेटिव। उसके बाद इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हुआ नंबर लाइन में इसका साइन स्कीम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर ये ऐसा है तो हम अपना जो क्वेश्चन है वो देखें क्या है, x - 3 + x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये पूरा जो बोल रहा है वो हमें 0 से छोटा या इक्वल बोल रहा है, यानी नेगेटिव का बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेगेटिव कौन से इंटरवल में आ रहे हैं, कौन सा अंतराल में आ रहा है, वही वैल्यूज हम इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका पूरा हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में, आप देख लीजिए वो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वहाँ से। तब भी यहाँ मैं बता ही दे रहा हूँ, समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे अगर ये x - 3 x + 3 लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब जो ये नेगेटिव वाला इंटरवल होगा वो सारे वैल्यू जो होंगे वो x के होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला इंटरवल क्या है, 3 और -3 से 3 तक दिया है, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -3 to 3। और यहाँ पे अगर हम देखें साइन जो है लेस देन इक्वल टू भी है, इक्वालिटी यहाँ होल्ड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ क्लोज्ड इंटरवल होगा, मतलब इंक्लूड होगा, -3 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। कहाँ नहीं इंक्लूड होता है हमने सब वो लेक्चर में डिस्कस किया है, अब देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ -3 से 3 इंक्लूड में ये होगा x का वैल्यू। तो ये हमें निकला कि x जो होगा वो -3 से 3 होगा, तो यही होगा डोमेन ऑफ फंक्शन, क्योंकि x का वैल्यू ही हम निकाल लिए, जिसके चलते y जो है वो रियल हो। रियल का एक ही केस था कि जब ये अंदर वाला जो रूट के अंदर है वो बड़ा हो जाए 0 से या इक्वल हो जाए, तो ये होगा। और माइनस और 3 अगर हम पुट करेंगे तो ये जो रूट है ये 0 बन जाता है इसी दोनों कंडीशन पे, इसलिए ये इंक्लूड है, तब भी y रियल है, वहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 3। ठीक, तो यही होगा डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हमें डोमेन पता चल गया इस फंक्शन का। उसके बाद हम रेंज बात करें कि रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, जैसे y = f(x = √9 - x² है, ये अपना फंक्शन है।
तो हमें यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब जब रूट ये टूटेगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इससे हमें नहीं मतलब अंदर क्या है, रूट जब खुलेगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इसका मतलब y जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, y जो है वो पॉजिटिव होगा, तो y यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और एक ये बात हो गया, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे कि y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये केस 1, फर्स्ट केस जो है वो ये है कि y जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक। इसके बाद हम सेकेंड केस क्या मानेंगे कि x को हम gy मान लेंगे। तो x को अगर हम gy माने, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स जी वाई किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे जब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो फिर स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर इधर आ जाता है, वाई स्क्वायर उधर चल जाता है, और रूट इधर से उधर होके ये आता है एक्स का वैल्यू हमें, जो कि किसके इक्वल आता है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। अगर देखें ये और ये दोनों फंक्शन सेम है, जी वाई और एफ एक्स दोनों सेम है, मतलब सेम सिमिलर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ वाई स्क्वायर, बस यही फर्क है। तो अगर इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू -3 से 3, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 3, यहाँ y बिलोंग्स टू -3 से 3 ये हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ ये डोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगा, क्यों, यहाँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक बात और बोला गया है। हमने पहले बताया कि वो हमेशा इक्वल नहीं होगा, हमें और भी कुछ देखना होगा, जिसके चलते ये अपना जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ लिखें हियर y बिलोंग्स टू -3 से 3, ठीक, ये हुआ। हम इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको हमें 2 मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 में देखेंगे वही कॉमन, क्या कॉमन आ रहे हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो पहला में आ रहा है x y जो है 0 से बड़ा है, और दूसरा में आ रहा है जो y जो है -3 से 3 तक है। तो -3 से 3 तक का मतलब क्या हुआ, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब सारे नंबर्स हुए जो कि यहाँ पे y में होंगे। तो -3 से 3 तक होंगे, तो -3 से जितने माइनस नेगेटिव टर्म्स है वो सारे हट जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वो नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स और 0 होंगे। तो दोनों में कॉमन क्या क्या नंबर आएगा, 0 1 2 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट y बिलोंग्स टू 0 to 3। तो y जो होगा वो 0 से 3 तक जाएगा क्लोज्ड इंटरवल में, 0 भी इंक्लूड होगा 3 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो यही हमें y मिला। तो ये जो y होगा 0 1 2 3 या फिर 0 से 3 क्लोज्ड इंटरवल, यही रेंज हो जाएगा इस फंक्शन का। तो हमें रेंज ऑफ फंक्शन क्या पता चल गया कि रेंज ऑफ f जो होगा वो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 से 3, ठीक है। तो रेंज ऑफ फंक्शन हमें इस फंक्शन का पता चल गया, ठीक है। तो हमने देख लिया कि डोमेन और रेंज किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं, और आगे और भी मेथड्स है रेंज निकालने के। तो हम नेक्स्ट लेक्चर जैसे आते रहेंगे हम डिस्कस करते जाएंगे कि कैसे रेंज निकालते हैं और भी फंक्शंस के, और उसमें बहुत तरह के फंक्शन आएंगे जैसे लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एटसेट्रा। तो ऐसे ही फंक्शंस के हम ग्राफ देखेंगे, डोमेन रेंज देखेंगे, पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता दें, मैं उस डाउट को 100% नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय।